तो 3 दिन की लंबी छुट्टी के बाद अब ईयर एंडर की तरफ हम बढ़ते हुए और साथ ही साथ अब बजट की तैयारियां भी आपको गर्म तरीके से ज्यादा दिखेंगी, इसलिए जी बिजनेस के साथ बने रहेगा। ये पूरा हफ्ता और आने वाला पूरा महीना आपको खबरों से बिल्कुल रूबरू कराएंगे, आपकी तैयारी हो जाएगी और अच्छे फायदे की तरफ हम बढ़ेंगे। लेकिन मिहिर, एक और चीज है, देश लगातार तरक्की पे है। मुंबई में एसी वाली लोकल चल गई और दिल्ली के अंदर मेट्रो की एक नई लाइन शुरू हो गई, वो भी ड्राइवरलेस। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये बात सही है और अच्छा ही है, आम आदमी की सुविधा की चीज़ें अगर बढ़ती हैं तो। लेकिन मुंबई में जो एसी लोकल शुरू हुई है, वो दिल्ली में जब पहली मेट्रो चली थी तब से उसका इंतजार हो रहा था, तो वो काफी देरी के बाद चली है। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त है। अब ये सीधे इनफैक्ट आप दृश्य देख रहे हैं, तो मुंबई वालों को एसी लोकल की सौगात मिली है और दिल्ली में भी देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो शुरू हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर तरक्की है, मार्केट में शायद उतनी तरक्की देखने को ना मिले, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि वॉल्यूम्स थिन होंगे, तो इसके बीच आपको ठीक ठाक रुझान देखने को मिल सकता है मार्केट में। SGX निफ्टी देखिए 10,500 के पार है फिलहाल, लेकिन जो क्लोजिंग आई थी शुक्रवार को और उसके बाद ग्लोबली जिस तरह के संकेत रहे, बिकॉज ज्यादातर मार्केट्स बंद ही थे, तो संकेत अच्छे हैं। बुल्स आर स्टिल इन चार्ज और ये कोशिश करेंगे कि 10,550 या 10,600 का लेवल चेस करें। और अगर आप 10,430 या 450 का लेवल है उसके नीचे अगर आप नहीं फिसलते हैं, तो आपको पूरी उम्मीद करनी चाहिए कि 10,550 या 10,600 तक का लेवल निफ्टी चेज करने की कोशिश करेगा और हो सकता है उसे अचीव कर भी ले। अब ये आज होता है, इस हफ्ते होता है, 31 दिसंबर के पहले होता है, लेकिन कोशिश होगी कि ये साल खत्म होने से पहले ये लेवल हो। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि दिसंबर में अगर आप देखें, अभी तक जो नेट FPIs की पोजीशन रही है वो बिकवाली की रही है, तो उन्होंने करीब 7-1 हज़ार करोड़ का माल बेच भी दिया है। ठीक है, तो मार्केट के अंदर फिलहाल अभी यही है कि 400 साढ़े 400 वाली रेंज अगर नहीं टूटती है तो हम 600 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, कोई बहुत बड़ा 500 या 400 पॉइंट का गेन अभी तो नहीं दिख रहा। कम से कम इस एक्सपायरी तक तो आप ये मान के चलें 100 पॉइंट तक का ही उतार चढ़ाव मार्केट में जिस जगह पर हम खड़े हैं वहीं से दिखेगा। एक बार जरा FIs और DIs का कामकाज भी देख लेते हैं कि कल के सेशन में वो कैसे हुआ है और उसके बाद वादा का ट्रेड, ये सब जोड़ते हुए आज इंडेक्स आपके सामने हम पूरा कर देंगे कि इंडेक्स के अंदर आज की कुल मिला के रणनीति क्या होगी। जरा FIs का कामकाज देखें, ये बीते सत्र FIs की तरफ से 107 करोड़ की खरीदारी, DIs ने करीब 371 करोड़ रुपए की खरीदारी की कैश सेगमेंट में। कैश का साथ वादा है। अगर आप वादा का देखेंगे उसके अंदर आपको दिखेगा कि जो ऑप्शन का ट्रेड लगातार कई दिनों से 2,1500 प्लस चल रहा था, उसमें एकदम से थोड़ी गिरावट आई है। ये अब 1,000 करोड़ से नीचे हो गया, 790 का प्लस है, फिर भी तो ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। मार्केट को डायरेक्शनल अप्रोच मिल रही है, पॉजिटिव साइड पे मिल रही है। ऑप्शन का सौदा ये कहता है। अभी मेरी ये भी बता रहे थे कि 10,500 और 600 की इंपॉर्टेंस क्या। अब जरा वादा के हम आपको ट्रेड दिखाते हैं। पहले जरा जनवरी का फ्यूचर और दिसंबर का निफ्टी फ्यूचर्स दोनों दिखाएं। हमने दोनों आपके लिए रखे हैं ताकि आपको दोनों का थोड़ा प्रीमियम और सेंस पता लग पाए कि किस तरह की पोजीशंस इस महीने में कट रही है और अगले महीने में हम जा रहे हैं। यह है आपके सामने जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर एक अच्छा खासा बिल्डअप खड़ा हुआ है और ये 547 पे है, प्रीमियम भी ठीक ठाक है। इसका मतलब कि सौदे की जो शॉर्ट कवरिंग आ रही है वो कन्वर्ट हो रही है तेजी के अंदर भी। दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे आपको क्लियर कट शॉर्ट कवरिंग दिख जाएगी। ये आपके सामने दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है, 2% ओपन इंटरेस्ट के साथ शॉर्ट कवरिंग है। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि मार्केट का 10,400 का बेस है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग भी है और आगे के सौदों में प्लस भी दिख रहा है। ये बैंक निफ्टी में भी दिख रहा है, लेकिन ये उतना स्ट्रांग नहीं है जितना निफ्टी के अंदर हमको स्ट्रांग दिखने को मिला। जी हाँ, बिल्कुल, वो डेफिनेटली है। लेकिन आई थिंक अब ये वैसे ही आखिरी हफ्ता है, इस साल का छोटा होगा। एक बार इंटरनेशनल क्यूज क्या हैं ये भी देख लेते हैं। संदीप हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे। संदीप, बताइए। थोड़ी सी सपोर्टिव क्यूज नहीं है मिहिर आज के लिए, क्योंकि 3 दिन की लंबी छुट्टी के बाद हम खुल रहे हैं और शुक्रवार को जो US और यूरोप में कारोबार हुआ है और आज के जो एशियन मार्केट के संकेत आप देखें तो आपको थोड़ी सी नरमी नजर आएगी। एसजेक निफ्टी करीब 1/4% नीचे है और ज्यादातर एशिया में जो कारोबार है वो नेगेटिव बायस के साथ ही देखने को मिल रहा है। फ्राइडे को बावजूद इसके कि US में जो टैक्स रिफॉर्म बिल है उसको अब राष्ट्रपति ट्रंप की भी हरी झंडी मिल गई, उन्होंने भी हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन एक सॉफ्ट क्लोजिंग US के मार्केट्स में देखने को मिली और यूरोपियन मार्केट काफी इंपॉर्टेंट थे, करीब आधे % के आसपास की कमजोरी लेके बंद हुए। स्पेन में जो राजनीतिक अनिश्चितता है, जो कैटालोनियन पार्टी है उन्होंने मेजोरिटी की घोषणा करी है, उसका इम्पैक्ट यूरोपियन मार्केट्स में देखने को मिल रहा था। तो ओवरऑल देखा जाए, चाहे आप US की बात कीजिए, यूरोपियन मार्केट्स की बात कीजिए, यानी कि जो डेवलप मार्केट हैं वो शुक्रवार को कमजोर बंद हुए थे और आज जो एशियन मार्केट की शुरुआत है वो नेगेटिव बायस के साथ ही देखने को मिली है। इंपॉर्टेंट ये है, जैसे आप कह रहे थे कि ये जो हफ्ता रहता है, आखिरी हफ्ता है साल का, तो जो वॉल्यूम्स हैं वो काफी ड्राई डाउन रहते हैं, तो कोई
बहुत बड़ी बिकवाली नहीं है, लेकिन हाँ जो बायस है वो नेगेटिव है। तो ग्लोबल क्यूज जो हैं वो शायद इंडियन मार्केट के लिए सपोर्टिव नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज एक तो एशिया में हांगकांग बंद है और आज दोपहर में यूरोपियन मार्केट्स नहीं खुलेंगे, छुट्टी के चलते बंद है, तो वहां से कोई नेगेटिव क्यों आने का डर नहीं है। ये एक अच्छी चीज़ है कि ज़्यादा नेगेटिव मार्केट्स के पास नहीं है, मार्केट्स एक रेंज में है। यही डेरिवेटिव्स का डाटा, ये ऑप्शंस का डाटा और साथ ही मार्केट इंटरनेशनल मार्केट भी दिखा रहा है। लेकिन ये कुछ न्यूज़ फ्लो बढ़ेगा, मार्केट के अंदर न्यूज़ फ्लो भी थोड़ा कम है क्योंकि कई बाजार तो बंद भी है। बढ़ने की गुंजाइश कमी है। वो सारा न्यूज़ फ्लो जो भी बढ़ेगा वो बढ़ेगा जनवरी में। लेकिन अभी भी अगर आप देखें जो अखबारों की हेडलाइंस है उससे भी अगर आप देखें तो वो चीज़ बड़ी क्लियर है कि बजट में फोकस होने वाला है रूरल इकोनॉमी पर, बजट में फोकस होने वाला है किसानों पर, बजट में फोकस होने वाला है कंजम्पशन बढ़ाने पर। तो ये थीम ऐसे है जिसमें आपको अभी भी ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, इस हफ्ते भी देखने को मिलेगा। हमारे साथ राजेश सतपुते भी जुड़े हैं, उनसे एक बार बात करते हैं। राजेश, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। तो रेंज तो लग रही है कि एक बार के लिए मार्केट फिर से 10,500 10,550 का लेवल चेस करेगा, वही थिन वॉल्यूम्स के बीच। मिहिर, देखिए 10,500 10,400 इस पुट में बहुत अच्छी राइटिंग हमने देखी है। अगर आप वीकली एनालिसिस करें यानी वीकली बेसिस पे देखें तो लगभग 10,400 पे 27 लाख पुट जुड़े हैं और 10,500 पे सरप्राइजिंगली 22 लाख पुट जुड़े। क्लियरली आइडेंटिफाई एक सिग्निफाई करता है कि 10,400 से जो पुट राइटर है वो आगे 100 पॉइंट्स और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इस एक्सपायरी में थोड़ा सरप्राइज हो सकता है, 10,500 के ऊपर ही निफ्टी का क्लोज आ सकता है। अपसाइड में जो टारगेट दिखता है वो है 10,620 का। ठीक है, 10,620 तक का टारगेट है। यही आज का जी बिजनेस का व्यू भी है कि अगर मार्केट ने 450 वाली रेंज नहीं तोड़ी तो 10,600 की तरफ आ सकता है। कॉल पुट का डाटा भी आपके सामने चल रहा है। अच्छा राजेश, एक काम करते हैं, एक शेयर भी जरा बताएं, ये आज भी रख सकते हैं हम, कल तक भी रखें, यानी कि 1-2 दिन का सौदा हो लेकिन अच्छा सौदा हो, अच्छा पैसा बन जाए, ये रेंडर में याद रहे कि हाँ ये हमने सौदा अच्छा बनाया था। देखिए डीपी, यहाँ पे यूपीएल मुझे अच्छा लगता है। यूपीएल का प्राइस पैटर्न एक बेहतरीन प्राइस पैटर्न है, उसको हम लोग एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस कहते हैं। इसका क्लियरली एक मतलब यही होता है कि यहाँ पे जो बेस है वो सेट है। टेक्निकल ब्रेकआउट लेवल लगभग 740 के आसपास है। 720 से ज़्यादा मुझे नहीं लगता यूपीएल में मंदी आएगी। तो अगर लॉन्ग करना है तो 720 के आसपास का एक छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करें। इमीडिएट टारगेट जो रहेगा 758 का है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर 758 के ऊपर ये चला जाता है तो लगभग इसका जो टारगेट बनेगा वो 785 से लेकर 790 का है। सो बाय ऑन डिप रणनीति रखें, 720 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ठीक है, तो एक बार यूपीएल पे आप ध्यान रख सकते हैं, ये सौदा होगा 720 का स्टॉप लॉस आपको रखना है। निफ्टी पे रणनीति बिल्कुल साफ है कि इस बार की सीरीज चाहे 10,500 के ऊपर ही कटे, तो ये काफी हद तक आपके सामने न्यूज फ्लो आ चुका है। अब 1-2 जरा और शेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि मार्केट के अंदर मोमेंटम रख सकते हैं। कुछ फ्रंटलाइन काउंटर्स में राजेश, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज की चाल क्या रहने वाली है? अगर हम जनवरी सीरीज में सौदा लेके जा सकते हैं क्या? देखिए डीपी, रिलायंस इंडस्ट्रीज एक छोटे से दायरे में फंसा है। जो प्राइस पैटर्न है वो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन इज नथिंग बट द कंटिन्यूएशन ऑफ द अर्लियर ट्रेंड, जो कि इसका पॉजिटिव है। जो दायरा है वो हिसाब से लगता है 940 के आसपास का एक सप्लाई पॉइंट है या बैरियर है, और जो सपोर्ट दिखता है वो 900-910 के आसपास है। तो मुझे लगता है अगर पोजीशन है तो स्टॉप लॉस रखना चाहिए लगभग 880 का एज फार एज द पोजिशनल कॉल इज कंसर्न। 940-945 के ऊपर ये जाएगा, फिर से ये 1000 की तरफ भागेगा। तो अगर पोजीशन है तो डेफिनेटली रोल ओवर करना चाहिए, कैरी करना चाहिए। ठीक, बिल्कुल। देखिए यहाँ पर जो खबरें भी आई थी, अगर आप देखें ओवर द वीकेंड भी, तो उसमें उन्होंने वही कहा है कि वो टॉप 20 कंपनीज में से एक बनना चाहते हैं ग्लोबली, और उसके लिए जो केपेक्स करना होगा वो भी लाखों करोड़ में है। और साथ ही जो ईयर एंड के लिए अगले साल के लिए जो उन्होंने नया टॉक प्लान रिलीज किया है, उससे भी अगर आप देखें तो वो काफी अग्रेसिव है। तो ये टेलीकॉम स्पेस में जो इन्होंने एक हड़कंप इस साल मचाया हुआ है वो अगले साल भी कंटिन्यू करेगा, वो बड़ा क्लियर है। लेकिन आज के लिए कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स भी हैं, वो कौन कौन सी हैं एक बार देखते हैं। रजत हमारे साथ है। रजत, बताइए। जो बिल्कुल आईडीबीआई कैपिटल मानता है, एक शेयर है थॉमस कुक। देखिए यहाँ पर वैसे भी हॉलिडे सीजन में ही है बाजार और हॉलिडे मूड पे ही रहेगा, तो थॉमस कुक जैसे शेयर्स और कॉक्स एंड किंग्स जैसे शेयर्स हो सकता है कि पकड़ मजबूत कर जाएं। यहाँ पर आपको व्यू पॉजिटिव रखना है। थॉमस कुक टेक्निकल कॉल है, आज के लिए 251 का लगा लीजिए टारगेट और 241 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। दूसरा ट्रेंड, ये काफी आकर्षक लग रहा है। आज अगर इसे खरीदते हैं तो 341 का टारगेट रखें और 328 का एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे आपको लगाना होगा। चॉइस ब्रोकिंग की 3 रिकमेंडेशंस हैं। पहली है ग्रीव्स कॉटन,
लगातार टूटता स्टॉक था, लेकिन पिछले सत्र में बहुत स्मार्टली पुल बैक स्टॉक ने दिया है। तेजी बढ़ सकती है, 138 का टारगेट होगा और 125 का एक स्टॉप लॉस कैरी करना होगा। वेल्सपन इंडिया ये एक और शेयर जो खरीद के लिए चुना है इन्होंने, 82 का टारगेट रखे और 74 का एक स्टॉप लॉस आज के ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से। इलाहाबाद बैंक, पीएसयू बैंकों पे इस स्टॉक में मजबूती बढ़ रही है, अब 83 तक पहुंच सकता है। 74 का एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड के लिए फॉलो करें। दो कॉल हैं इन्वेस्टर पॉइंट की और दोनों ही डेरिवेटिव मार्केट के शेयर्स हैं। पहला है इंजीनियर्स इंडिया, इस स्टॉक में अच्छी तेजी बनी, लगभग 6% के आसपास के रिटर्न थे प्रीवियस सेशन में और एक्सपायरी का हफ्ता यहां से और तेज हो सकता है। आज के दिन 212 का टारगेट, 202 का स्टॉप लॉस। और दूसरा है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, आज के दिन का जो टारगेट है वो है 1500 और स्टॉप लॉस 1450 स्टॉक पे आपको लगाकर चलना है। और संकेत जो है आज के लिए वो काफ़ी हद तक मिक्स्ड हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि एसजीएक्स निफ्टी को देखकर तो लग रहा है कि इंडेक्स कोशिश कर सकता है 10,500 के पार निकलने की भी। अब दूसरी चीज़ ये भी है कि आपको इस थिन ट्रेड में जो कि इस पूरे हफ्ते देखने को मिलेगा, उसके बीच में आपको ऐसे सौदों पर ज़्यादा ध्यान देना है जहां पर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी ठीक ठाक हो, क्योंकि मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल भी रह सकता है, खासकर कम वॉल्यूम्स के बीच। तो उसमें वो जो कंजम्पशन वाली थीम है वो है। इसके अलावा बैंकिंग में जो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस है उसमें हो सकता है आपको थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिले, लेकिन साथ ही और एक स्पेस जिस पर उम्मीद बनी हुई है वो है आईटी। और उसमें ये भी उम्मीद है इनफैक्ट कि जो जनवरी में जो क्वार्टरली नंबर्स आएंगे उसमें आपको आईटी में अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है वहां पर आपको कुछ बिल्डअप होता देखने को मिले। ठीक है, तो एक बार आईटी पे भी हम जरा फोकस करेंगे। आज कुछ एक शेयर्स भी जानेंगे राजेश से कि आईटी के कौन से बेहतरीन शेयर उनके पास हैं, लेकिन इससे पहले जरा खबरों वाले शेयर्स भी आप नोट कर लीजिए, ये भी बहुत अहम है, आज के सौदे बनाने में काम आएंगे। अंचल बताएं आज के खबरों वाले शेयर्स। शुक्रिया डिम्पी। शुरुआत करेंगे कैपिटल गुड्स पे से। एलएनटी बीएचईएल दोनों को ऑर्डर मिला है। एलएनटी को कुल ऑर्डर मिला है 2,790 करोड़ का दिल्ली एक्सपो सेंटर से। ये ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट है जिसके जरिए कंपनी पूरा कामकाज करेगी। दूसरी ओर बीएचईएल को 672 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ये मिला है 25 किलोवाट ईएमयू ट्रेनों के इलेक्ट्रिकल उपकरण बनाने के लिए। तो दोनों में ही अगर तेजी आती है तो अक्रॉस द बोर्ड पूरा सेक्टर आपको चलता हुआ दिखेगा। साथ ही नजर रखिएगा ईआईडी पेरी कोरोमंडल इंटरनेशनल पे। खबर यह है कि पेरी अमेरिका में ईआईडी पेरी की हिस्सा बेचने की योजना है। कुल 338 करोड़ में हिस्सा बेचा जाएगा और जो हिस्सा है अपनी सिस्टर कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल को बेचा जाएगा। दोनों ही कंपनियां मुरुगप्पा ग्रुप की हैं और आपस में हिस्सेदारी का ट्रांसफर है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही कंपनियों में आज फोकस रखिए, दोनों में ही मूव आ सकता है। डॉल्फिन ऑफशोर ये आज आपके फोकस में रहना चाहिए और यहां जोरदार तेजी बनती हुई दिखेगी। कारण ये कंपनी को $2.37 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ओएनजीसी से ऑर्डर मिला है और अगर आप कंपनी की मौजूदा मार्केट कैप देखिए 196 करोड़ की है, तो एक अच्छे खासे चंक का ऑर्डर मिला है कंपनी को और वो आज कारण बनेगा डॉल्फिन ऑफशोर की तेजी का। साथ ही पंजाब नेशनल बैंक, यहां पे फोकस रखिएगा, यहां पे जोरदार तेजी बन सकती है क्योंकि एलआईसी ने बैंक में हिस्सेदारी बढ़ाई है। 4.04% से हिस्सेदारी बढ़ाई है। बेसिकली पहले होल्डिंग थी 9.89%, उसे अब बढ़ाकर एलआईसी ने 13.93% किया है। और लास्टली प्रकाश इंडस्ट्रीज का शेयर होगा जहां पे जोरदार तेजी बनेगी। कारण ये है कि जो 331 कंपनियों की शेल कंपनियों की सूची थी सेबी की, उसमें से प्रकाश इंडस्ट्री को बाहर किया है सेबी ने। साथ ही ये भी कहा है कि कोई ठोस सबूत कंपनी के खिलाफ नहीं मिला है जिसकी वजह से अब उसे शेल कंपनियों की सूची से बाहर किया जा रहा है। और लिस्ट से बाहर होने का एक सबसे बड़ा फायदा है, जो पहले ट्रेडिंग बैन्स लगे थे कंपनी पे वो हट जाएंगे तो वापस से शेयर में ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी और आज से ही कंपनी में एक अच्छी खासी तेजी की उम्मीद की जा रही है। ठीक है, ये कुछ एक ऐसी कंपनीज है जिनके साथ आज न्यूज फ्लो है, इन पे आप ध्यान रखें। लेकिन एक आईटी, आपको ध्यान होगा कि पिछले दिन जब लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उस समय भी आईटी इंडेक्स इकलौता ऐसा इंडेक्स था जिसने अच्छी खासी मजबूती दी थी। टीसीएस, इन्फोसिस दोनों चले थे। राजेश अब जरा कुछ शेयर्स बताएंगे। ये माइंडट्री की तो अच्छी क्लोजिंग थी, टीसीएस, इन्फोसिस की भी अच्छी क्लोजिंग की थी, आज फिर से चलेंगे क्या? देखिए माइंडट्री का अगर यहाँ पे बात करें तो 610 के आसपास, 602 के आसपास यहाँ पे एक राइजिंग चैनल का रेजिस्टेंस है। नो डाउट काउंटर में स्ट्रेंथ है और इनफैक्ट अगर आप इस सीरीज देखें तो माइंडट्री ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लगभग 10% रिटर्न तो ऐसे ही दे दिया है। बट एट दिस प्राइस थोड़ा सा मुझे कॉस्टली लगता है। रही बात इन्फोसिस की, तो मुझे लगता है कि डिम्पी इन्फोसिस का जो रेजिस्टेंस है वो लगभग 1040-42 के आसपास है। रेजिस्टेंस के आसपास ही ये खड़ा है, बट एट द सेम
टाइम अगर आप इसको वीकली चार्ट पे देखो तो 1020 का इसका जो अर्लियर रेजिस्टेंस था दैट शुड एक्ट लाइक ए सपोर्ट। तो मुझे लगता है इन्फोसिस 1020 के ऊपर बायस पॉजिटिव रहना चाहिए। हालांकि इमीडिएट 1040 क्रॉस करेगा ऐसा नहीं लिखता। अगर डिम्पी कुछ यहाँ पे सिलेक्ट करना है तो मुझे लगता है HCL टेक इज वन काउंटर विच शुड नॉट बी निगलेक्टेड। टेक्निकली अगर इसको देखें तो इसका जो प्राइस फॉर्मेशन है दैट इज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, जिसका नेकलाइन लेवल आता है 880 का। इसका मतलब यह है कि इस एक्सपायरी के लिए 880 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, स्लाइटली पोजिशनल भी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। 880 के ऊपर बाय रहेगा। स्टॉप लॉस जो पोजिशनल रखना है दैट इज 865 और इसका जो पोजिशनल टारगेट बनता है लगभग 40 रुपए का रहेगा, यानी 880 प्लस 40 यानी लगभग 920 का टारगेट रहेगा फॉर नेक्स्ट सीरीज। ठीक है, एक तो HCL टेक हो गया और एक इन्फोसिस हो गया। ये दो शेयर हो गए आईटी से। अगर आप इसमें आईटी में कोई पोजीशन लेना चाहते हैं, वैसे भी जब नंबर्स आएंगे 7 जनवरी से शुरू हो जाएंगे नंबर्स, तो उसमें सबसे पहले आईटी कंपनीज के ही नंबर्स आएंगे। आप चाहें तो एक बार पोजीशन जनवरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दोनों वादा के अंदर भी अवेलेबल है, एक बार ले सकते हैं। 880 उसका सपोर्ट है और 1020 इन्फोसिस का सपोर्ट है। लेकिन मिहिर एक और चीज मार्केट के अंदर हो रही है, वो है जो डेट वाली कंपनीज है ना, उनमें चर्निंग अच्छी हो रही है। पहले हमने जेपी की खबर सुनी, उसके बाद कुछ और कंपनीज की न्यूज आई। आज बिनानी को लेकर भी न्यूज फ्लो काफी ज्यादा है कि अपनी सीमेंट वाली सब्सिडरी को कुछ बेच रहे हैं। एक बार अंचल से पहले डिटेल ले लेते हैं, उसके बाद फिर जानते हैं इसके बारे में। अंचल बताएं, ये बिनानी पे क्या खबर है? बिल्कुल टिम्पी, देखिए बिनानी सीमेंट कर्ज में डूबी हुई और अब एनसीएलटी में इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया में है। और सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है अल्ट्राटेक, आदित्य बिरला ग्रुप की फ्रंट रनिंग सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट और साथ ही श्री सीमेंट दोनों ही इंटरेस्टेड हैं कंपनी की सीमेंट कारोबार को खरीदने के लिए। इसके अलावा पिरामल एंटरप्राइज और बेन कैपिटल की जो एसेट मैनेजमेंट जेवी है उसने भी बोली लगाई है। तो कहीं ना कहीं बड़ी कंपनियां इस समय बोली लगा रही है बिनानी सीमेंट को खरीदने के लिए। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये आई है सूत्रों के हवाले से कि जो बोलियां लगाई गई हैं वो कंपनी के करंट डेट से ज्यादा है, यानी करंट डेट को इंक्लूड करके बिड किया जा बढ़ेगी। आपको जल्द एक खबर आती हुई दिखेगी, ऑफिशियली एक खबर आती हुई दिखेगी कि कंपनी के एक्विजिशन को लेकर बात आगे बढ़ रही है। ऑलरेडी सूत्र कह रहे हैं कि अंतिम चरणों पे इस समय बात कंपनियों के बीच में बातचीत चल रही है। ठीक है, तो ये कई कंपनियां हैं जो कि बड़े नाम भी है, इसमें अल्ट्राटेक का नाम भी है, श्री सीमेंट का नाम भी है, खरीदारी। और मेरी ऐसा ना शेयर रिएक्शन भी दिखा रहा है। हालांकि बिनानी इंडस्ट्रीज की पेरेंट कंपनी है, लेकिन ये शेयर कई दिन से चल भी रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी सर्किट पे था ये शेयर। हाँ बिल्कुल, देखिए लेकिन अब इस तरह के स्टॉक्स में हो क्या रहा है कि जब ऐसी कोई खबर आती है तब तो चलो उसकी पुष्टि हो गई, उसमें स्टॉक चल भी गया, जैसे हमने आरकॉम में भी देखा है। लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाता है, क्योंकि फंडामेंटली अगर आप देखें तो ना ही यहाँ पर कोई बाइंग हो रही है और ना ही इस तरह का कोई रुझान देखने को मिल रहा है कि जिसके चलते इन कंपनीज में एक फर्म री रेटिंग देखने को मिले। तो ये एक बड़े से दायरे में चलते हैं ट्रेडिंग रेंज में और फिर घूमकर वापस आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसी सीमेंट में कुछ और शेयर भी देख लेते हैं। एक बार एक काम कीजिए आप राजेश, ये जरा बिनानी इंडस्ट्रीज का चार्ट भी देख लीजिए। आज क्योंकि खबर मार्केट में आ रही है, जरा पुख्ता सोर्सेज से आ रही है और सारी इंफॉर्मेशन भी हमको मिल रही है, क्या आज ये शेयर वापस सर्किट पे जाएगा? क्या एक ट्रेडिंग स्विंग के लिए सौदा खड़ा करे या नहीं करे? डिम्पी, इसका मैं वीकली चार्ट स्टडी कर रहा था। लगभग 119-120 के आसपास इसका ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन बनता है, यानी जो सप्लाई पॉइंट था, फर्स्ट सप्लाई पॉइंट वो 119-120 पे था। उसको तोड़ के भी 139-140 इसने हिट किया। तो मुझे लगता है कि इसका जो बायस है वो पॉजिटिव है। बट एट द सेम टाइम अगर आप जैसे मिहिर ने कहा कि काउंटर में कहीं ना कहीं सेल ऑन न्यूज करे तो ज्यादा बेहतर होता है। मे बी आपको पूरा रैली नहीं खाने को मिले, बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं लिक्विडेशन करके प्रॉफिट घर लेना भी ज्यादा बेहतर हो। यहाँ पे देखिए 140 से लेके जो इसका जो रेजिस्टेंस दिखता है डिम्पी, वो लगभग दिखता है 158 तक। नाउ 140 से लेके फिर से नया ट्रेड लेना, 158 के लिए खेलना पोजिशनल ट्रेडर के लिए डेफिनेटली डिफिकल्ट है। जो स्विंग ट्रेडर है उनके लिए जो स्टॉप लॉस रहेगा दैट विल बी 132 का। सो 132 का स्टॉप लॉस लेके जिनको स्विंग ट्रेड करना है 158 के टारगेट के लिए वो कर सकते हैं। लेकिन पोजिशनल ट्रेडर के लिए मुझे लगता है कि लॉन्ग लिक्विडेशन एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग विल बी प्रिफर्ड। ठीक है, मेरी एक और चीज, क्या आज एडीएजी के शेयर फिर से चलेंगे? क्योंकि आज सबकी नजर वापस एडीएजी पे ही है कि पता नहीं आज वो फिर से रॉकेट ना बन जाए, जैसे पिछला हफ्ता तक उन्हीं के नाम ही रहा, ऐसा कह सकते हैं हम। देखिए ट्रेडिंग मूव देखने को मिल सकता है, लेकिन आई थिंक आरकॉम में तो बहुत ज्यादा अपसाइड देखने को नहीं मिलेगी। वो रिलायंस इंफ्रा या फिर इस तरह की कंपनीज जहां पर कुछ खबरें हैं वहां पर बात अलग है। पर आरकॉम में देखिए इनफैक्ट पिछले सेशन में भी अगर आप देखें तो 9% ड्रॉप के साथ ही बंद हुआ था, क्योंकि वहां पर कोई फर्म न्यूज निकल कर आ नहीं रही हो। जो निकल कर आ रही हो वो सारी न्यूज ऐसी आ रही है कि जिससे इस स्टॉक पर और दबाव बढ़ेगा ही।
तो देन यू हैव टू लुक एट स्टॉक्स लाइक आप रिलायंस इंफ्रा को देख सकते हैं, रिलायंस कैपिटल को देख सकते हैं, जहां पर एटलीस्ट न्यूज फ्लो पॉजिटिव है और फंडामेंटली कुछ व्यू है मार्केट पार्टिसिपेंट्स का अभी भी। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग प्ले थी मैं मार्केट के अंदर, वो है कच्चा तेल, क्योंकि इस समय $65 के आसपास चल रहा है ब्रेंट क्रूड। एक बार राजेश एक काम करें, आज डॉल्फिन पे ना एक न्यूज भी है, जरा डॉल्फिन की चार्ट देखिए, डॉल्फिन ऑफशोर के, या चलने वाला है क्या शेयर? देखिए इमीडिएट ऐसा कुछ सिग्नल तो नहीं है यहाँ पे, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू। 115 के आसपास इसका बेस बनता है और इसका जो सप्लाई पॉइंट है, जो रेजिस्टेंस है, दैट इज एट 127 रुपीज। तो 115 और 127 में ये ट्रेड हो रहा है, तो साइडवेज ट्रेंड है। टेक्निकली ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं लगता कि आज ही चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ट्रेडिंग के स्टाइल के हिसाब से अगर लोअर एंड पे है तो डेफिनेटली 115 के आसपास एक छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करे। अपसाइड में जैसे मैंने कहा कि लगभग 126 to 127 के आसपास का एक मूव आ सकता है अगर न्यूज भी पॉजिटिव है तो। ठीक है, तो एक काम करें, 115 का एक स्टॉप लॉस है, आप डॉल्फिन ऑफशोर पे रख सकते हैं। छोड़ना चाहे ना तो छोड़ भी दीजिए, ऐसा नहीं कि सभी सौदे हैं तो उनको लेना ही है, छोड़ने में भी कई बार फायदा हो जाता है, क्योंकि अब दिसंबर सीरीज खत्म हो रहा है, जनवरी सीरीज भी आगे बढ़ेगी। कुछ ही देर में हेमंत ठुकराल हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस समय एक बार इंटरनेशनल क्यूज देख लेते हैं। SGX निफ्टी करीब 1/4% नीचे 10,500 के आसपास है, लेकिन याद रखिएगा आज कई एशियन मार्केट्स बंद भी हैं, यूरोप तो बंद ही है, हांगकांग का मार्केट भी बंद है। तो एशिया में जहां पर ट्रेड ओपन है वहां पर अगर आप देखें तो कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। सिंगापुर में स्ट्रेट टाइम्स जो है वो करीब 1/4% नीचे है और शंघाई का इंडेक्स भी नेगेटिव बायस के साथ चल रहा है। लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस की कई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आई हैं जिस पर आप नजर रख सकते हैं। संदीप हमारे साथ हैं ये बताने के लिए, बताइए संदीप। शुक्रिया मेहर। देखिए पहला स्टॉक जो है वो है टाटा स्टील का, इस पे क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म रेटिंग उन्होंने बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस दे रहे हैं 830 रुपए का। मौजूदा स्तर से भी अगर आप देखें करीब 16% के आसपास की अपसाइड आ सकती है। 711 रुपए के आसपास की क्लोजिंग है डिम्पी, यहाँ पे करीब 120 रुपए के आसपास की अपसाइड की उम्मीद है। हाल में अगर आपको याद हो उन्होंने राइट्स इशू कंप्लीट किया है, तो राइट्स इशू से क्रेडिट स्विस का मानना है कि इनकी जो भी एक्सपेंशन प्लान है, जो पैसे की जरूरत है उसको लेकर बैलेंस शीट पर कोई भी स्ट्रेस नहीं देखने को मिलेगा, जिस वजह से उन्होंने आउट परफॉर्म रेटिंग मेंटेन करी है। ये 830 का टारगेट है इस पे जी। ठीक है, अच्छा संदीप ये बात बताइए, विप्रो को लेकर भी कोई रिपोर्ट है? कोटक की रिपोर्ट आई है डिम्पी और उन्होंने रिड्यूस रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस वो दे रहे हैं 275 रुपए का, करीब 25-26 रुपए के आसपास की डाउनसाइड और आ सकती है। उनका ये कहना है कि एक तो इनका एक पर्टिकुलर सेगमेंट है जहां पे इनका जो मार्केट शेयर है उस पर दबाव है, वो एक बड़ी चिंता है, और ग्रोथ अच्छी है इस कंपनी को, नो डाउट उनका मानना है, लेकिन वैल्यूएशन यहां से कुछ अपसाइड की गुंजाइश नहीं छोड़ रहे हैं, जिस वजह से वो रिड्यूस रेटिंग बरकरार रख रहे हैं। राजेश हमारे पास दो ब्रोकरेज है, एक तो टाटा स्टील जो कि आउट परफॉर्मर है, ये प्लस का है, और कोटेक ने विप्रो पे एक रिपोर्ट दी है, रिड्यूस की है। किसको कौन सा सौदा बनाऊं, शॉर्ट का या लॉन्ग का? विप्रो को बेच दूं क्योंकि 275 का टारगेट है, या तो टाटा स्टील को खरीद लूं, 830 का टारगेट है। देखिए टाटा स्टील ज़्यादा बेहतर है, मुझे लगता है शॉर्ट का सौदा फिलहाल तो अवॉइड ही करना चाहिए। मार्केट में जितने भी शॉर्ट, जितने भी एग्रेसिव शॉर्ट है और जो मंदी की बात सोचते हैं उन वो ट्रैप ही हो रहा है और उनको पैसा देना ही पड़ रहा है। सो इट्स बेटर नॉट टू डू दैट। मुझे लगता है टाटा स्टील में लॉन्ग करे तो ज़्यादा बेहतर है। टेक्निकली इसका जो सपोर्ट बनता है वो लगभग इमीडिएट सपोर्ट जो है वो 700 के आसपास है, 711 का क्लोज है। इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो 715 का है, तो मुझे लगता है 715 के ऊपर टाटा स्टील में फिर से मुझे लगता है जो इंटरेस्ट है वो फिर से जगेगा और डेफिनेटली ये लगभग 740-750 तक जाएगा। तो अगर लॉन्ग करना है तो मुझे लगता है टाटा स्टील में लॉन्ग करें। बिल्कुल। एक बार आपको एविएशन स्टॉक्स पर भी नजर रखनी चाहिए इस पूरे हफ्ते में। अगर आप देखें तो एक तो देखिए जो इनके फेयर हैं वो काफी बड़े हैं, बिसाइड्स न्यूज फ्लो भी है, एक और कंपटीशन ऐड हुआ है, एयर डेक्कन ने फिर से अपने ऑपरेशंस शुरू किए हैं ओवर द वीकेंड। तो ये स्पेस है जिसमें थोड़ा बज आपको देखने को मिल सकता है। वैसे ही टिपिकली ये जो सीजन होता है इसमें इनके वॉल्यूम्स भी पिकअप करते हैं बिकॉज ऑफ द हॉलीडे फैक्टर, और जो प्राइजेस हैं, फेयर्स हैं, वो भी हायर ही रहते हैं। ये जो ब्रेंट क्रूड है $65 के आसपास चल रहा है, इसको डिस्काउंटेड है इनके नंबर्स में? नहीं, देखिए ये तो डिस्काउंट डेली बेसिस पे हो रहा है, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो हमेशा एविएशन स्टॉक्स को नर्वस बनाती ही है और वो अभी भी देखने को मिल ही रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एक एविएशन काउंटर्स के बारे में भी राजेश से रिकमेंडेशन है। राजेश, कोई एविएशन काउंटर आपको समझ में आ रहा हो, ठीक लग रहा हो? वैसे इंडिगो अच्छा चल रहा है, पिछले 2-3 दिन से इसका स्ट्रक्चर हमने भी देखा, अच्छा चल रहा है इंडिगो। या
डिम्पी, इंडिगो डेफिनेटली अच्छा है, लेकिन वो उसके 200 DMA लेवल के आसपास है, जो कि 1185 के आसपास है, यानी यहाँ से 4-5 रुपए का लेवल है। अगर वो लेवल निकाल ले तो 1210-1220 पे इमीडिएट रेजिस्टेंस है। डिम्पी, हम लोग सिंस वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एक्सपायरी वीक, तो मुझे लगता है ज्यादातर शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट में पकड़ने की यहाँ पे कोशिश करूंगा, जो कि मुझे लगता है जेट में है। देखिए, जेट में इमीडिएट रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है, जो दिखता नहीं है, जो है वो 810 के आसपास है, तो यहाँ से भी 50-60 रुपए का मूव आ सकता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, यहाँ पे जो सपोर्ट बनता है वो 730 के आसपास है, तो बायस जो है मुझे लगता है जेट में पॉजिटिव रखे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, 730 का लगाएं एक स्टॉप लॉस, जेट के अंदर पोजीशन ले सकते हैं। एक बार 200 DMA के आसपास चल रहा है इंडिगो, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये सौदा अगर आपको रोल करना है ना तो थोड़ा सा रुकिएगा। आज दिन भर हम काफी डिस्कस करेंगे एविएशन के बारे में। संदीप मेरे साथ बने हुए। संदीप, NHPC को लेकर भी रिपोर्ट है, ये NHPC SJVN दोनों अच्छा चल रहे थे। शुक्रवार को तो अच्छा मूव था ही डिम्पी। मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट आई, उन्होंने इनिशिएट करी है कवरेज शुरू करी है बाय रेटिंग के साथ, और टारगेट प्राइस वो दे रहे 40 रुपए का। उनका ये कहना है, एक तो वैल्यूएशंस और दूसरा करीब 6% के आसपास की डिविडेंड यील्ड है, जो कि काफी अट्रैक्टिव है, और आने वाले समय में इनकी जो अंडर रिकवरीज है उसमें कमी देखने को मिलेगी, जिससे नतीजों में सुधार देखने को मिलेगा। और इनफैक्ट इनका एक मानना है कि 5 साल से अगर आप देखें तो लगातार इनके जो नतीजे हैं वो स्टेगनेंट रहे हैं, यानी कि काफी स्थिर रहे हैं, और अब यहाँ से नतीजों में सुधार देखने को मिलेगा, जिस वजह से स्टॉक में भी इसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। 40 तक के टारगेट आप उम्मीद कर सकते हैं। 40 रुपए तक के टारगेट है। इस बीच हेमंत ठुकराल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और हेमंत के दोनों फैंसी शेयर हैं, HDFC और अशोक लीलैंड। तो एक काम करते हैं, इनसे जाने से पहले ना जरा इन दोनों पे ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट भी है, जरा पहले वो देख लेते हैं। संदीप, जरा इन दोनों पे बताएं, क्योंकि हेमंत हमारे साथ है, दोनों फिर एनालिसिस करके बता देंगे। रिपोर्ट क्या कह रही है जरा ये बता दीजिए, HDFC और अशोक लीलैंड। नोमुरा की रिपोर्ट आई है दोनों स्टॉक्स के ऊपर। HDFC को उन्होंने अपग्रेड किया है, पहले न्यूट्रल रेटिंग थी, अब उसे बढ़ाकर बाय किया है, अब वो टारगेट दे रहे हैं 2000 रुपए का। नोमुरा मानता है कि मौजूदा स्तर से करीब 17.5% का अपसाइड है, और उनका ये कहना है कि इनकी एक स्ट्रेटेजी है, एक रणनीति है कि अपनी सब्सिडरी कंपनियों में निवेश कर रहे हैं, जिससे इनके जो इन्वेस्टर्स हैं उनको काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा, और उसका रिफ्लेक्शन स्टॉक प्राइस में भी आएगा, जिस वजह से रेटिंग को अपग्रेड किया है नोमुरा ने HDFC को लेकर। अशोक लीलैंड की जहां तक बात है तो बाय रेटिंग बरकरार रखी है, 145 रुपए का टारगेट प्राइस है। उनका ये कहना है कि जो मीडियम हैवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है, यहाँ पे जो मांग है वो बढ़ रही है, उसके साफ इंडिकेशन है, इसका फायदा अशोक लीलैंड ऐसे स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। और डिम्पी, आपको याद हो ई-वे बिल को अप्रूवल आया था हाल ही में, उसका फायदा ये होगा कि जो ओवरलोडिंग है ट्रक्स की उसमें कमी देखने को मिलेगी, जिस वजह से जो नए ट्रक्स हैं उनकी मांग बढ़ती हुई दिखेगी, और इससे भी अशोक लीलैंड को फायदा होगा। 145 का टारगेट प्राइस है। जी, इन दोनों पर हेमंत, मॉर्निंग टू, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। तो पहले चलिए इन्हीं पर अपनी राय दे दीजिए आप। HDFC, अशोक लीलैंड, इन पर क्या व्यू है आपका? गुड मॉर्निंग मीर। मीर, दोनों ही स्टॉक्स बेस अच्छा फॉर्म कर रहे हैं। मतलब जैसे HDFC है, इट्स फॉर्मिंग अ वेरी गुड बेस अराउंड 1675 1680। आई थिंक इमीडिएट टारगेट जो मुझे लग रहा है वो 1740 का लग रहा है। अशोक लीलैंड का अगर हम ऑप्शंस का डेटा देखें तो 120 पे काफी रेजिस्टेंस है, क्योंकि 120 पे कॉल राइटर्स आर वेरी एक्टिव। So I would only go long if it manages to cross 120. Then I think a bigger target of 127, 128 can come in. तो अशोक लीलैंड तो मुझे अभी भी रेंज बाउंड ही लग रहा है, 115 से 120 के बीच में। HDFC is looking slightly more stronger for a target of 1740. ठीक है, तो अशोक लीलैंड तो थोड़ा अभी रेंज पे नजर आ रहा है। कुछ एक और शेयर्स जो अच्छा मूव दे रहे हैं, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी अच्छा चल के गए वादा के ही शेयर्स, वो एक बात देख लेते हैं। इंजीनियर्स इंडिया, हेमंत, इसमें क्या करना है, क्योंकि 200 का लेवल कई दिनों के बाद हमने देखा, अच्छा मूव है, अच्छा बेस है, क्या रोल ओवर कर जाएं? जिनके पास भी दिसंबर के सौदे खड़े हैं, जनवरी में ले जाएं इस सौदे को? डिम्पी, मेरे हिसाब से बिल्कुल लेके जाना चाहिए। दो चीजें, ओपन इंटरेस्ट अच्छा बिल्टअप हुआ है फ्राइडे को, और जैसे आपने खुद कहा कि बहुत टाइम के बाद 200 को क्रॉस किया है स्टॉक ने, और वॉल्यूम्स देखिए कैश में, तो तीनों ही चीजें बहुत सपोर्टिव हैं। मुझे ऐसे लगता है कि नेक्स्ट टारगेट शुड बी 215, लेकिन अगर आप आज लॉन्ग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस आप रखें 198 का, क्योंकि 198 के अगर नीचे जाता है देन इट विल मीन दैट दिस ब्रेकआउट वाज फॉल्स। एक बार आप BHL पे भी ध्यान रखिएगा। राजेश, ये आप पे होगा सवाल, क्योंकि 672 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। ऑर्डर छोड़ दीजिए, ये तो खैर हो सकता है ट्रिगर हो, लेकिन 92 के लेवल जिस पे अभी खड़ा हुआ है, ये इंपॉर्टेंस रख रहा है अभी। ये ऑर्डर और
92 का लेवल, BHEL पे क्या करना है? देखिए, मुझे लगता है डिम्पी, इसमें एक जो कंसोलिडेशन पैटर्न है, सिमेट्रिकल पैटर्न है, वो कंप्लीट हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि ये 88-90 के नीचे इमीडिएटली जाएगा। तो बेस तो बन चुका है। हालांकि इसमें जो छोटा सा जो रेजिस्टेंस है वो है 93.10 के आसपास, यानी 93 पकड़ के चलिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक कॉन्ट्रा बाय बनेगा। स्टॉप लॉस जो मेंटेन होगा वो रहेगा 86 का पोजिशनली, और अपसाइड में मुझे लगता है 100 का पहला पड़ाव रहेगा, उसके बाद 104 का। तो इससे बाय ऑन डिप काउंटर फॉर्म में तो डेफिनेटली मुझे लगता है भेल लेना चाहिए। ठीक है, एक बार BHEL यहाँ पे देखा जा सकता है। खैर आज ऑर्डर भी है, ऑर्डर पे ज़्यादा कन्विक्शन नहीं, लेकिन प्राइसिंग के हिसाब से ध्यान रखिएगा 86 का एक सपोर्ट है मेरी। लेकिन क्योंकि फंड्स लिमिटेड है, बजट के अंदर सबसे स्ट्रांग थीम क्या रहने वाली है? सबसे स्ट्रांग थीम जिसमें न्यूज फ्लो आपको लगता है सबसे अच्छा आएगा? नहीं, देखिए वो स्ट्रांग थीम यही रहेगी, कंजम्पशन बढ़ाने के आसपास, रूरल इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने वाली, किसान को अपलिफ्ट करने वाली, यही थीम सबसे स्ट्रांग रहेगी। और इसके साथ साथ ये हो सकता है कि जिसे हम टिपिकली पॉपुलिस्ट मूव कहते हैं, यानी आपने जो इनकम टैक्स की छूट है उसे बढ़ा दी या फिर आम आदमी को कुछ और रिलीफ उस तरह से दे दी, ये चीजें देखने को मिल सकती है। क्योंकि देखिए अभी तक पहले 3 साल में अगर आप देखें तो जो भी काम हुआ है ना, वो फंडामेंटली इकोनॉमी को सुधारने के ऊपर हुआ है। लेकिन अब जो फोकस होगा वो इस पर होगा कि छोटी अवधि में, शॉर्ट टर्म में, एक जो आम आदमी है, आम वोटर है, उसे कुछ ऐसी चीजें दिखें अखबार में, सुर्खियों में, कि जिससे उन्हें ये लगे कि नहीं, उनके फायदे की चीज हुई है, उनके लिए फायदा हुआ है। तो वो फोकस पूरा उसी पर रहने वाला है। ठीक है, तो एक कंजम्पशन वाली थीम है जो मार्केट के अंदर थोड़ा प्ले कर सकती है। ये कंजम्पशन वाले शेयर्स में हेमंत जी आपका व्यू क्या है? क्योंकि डाबर अच्छा चला, मैरिको भी हमने देखा अच्छा मूव देखे गया है, HUL, ITC दोनों ही ठीक ठाक पोजीशंस पे खड़े हैं। कोई शेयर जो कंजम्पशन बेस्ड FMCG कंपनीज में ध्यान रखने वाला हो? देखिए, आपने डाबर की बात की, मुझे लगता है कि FMCG पैक में अभी भी बहुत जगह है चलने के लिए। क्योंकि डाबर में अगर आप देखें तो मुझे ऐसे लग रहा है कि 362 शुड बी द टारगेट। हिंदुस्तान यूनिलीवर मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रहा है ये स्टॉक। इट कंटिन्यूज टू शो स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। तो मुझे नहीं लगता कि स्टॉक 1330, 1335 के नीचे एकदम शॉर्ट टर्म में आना चाहिए। इनफैक्ट आई हैव अ टारगेट ऑफ 1375, 1380। बट सिमिलरली कंजम्पशन स्टोरीज में मेरे ख्याल हमें डिम्पी उनको भी देखना चाहिए। स्टॉक्स लाइक वोल्टास, हेवल्स, जो नई ट्रेजेक्टरी में स्टॉक्स चल रहे हैं, एंड दे आर एडिंग ओपन इंटरेस्ट ऑल्सो। तो FMCG तो स्ट्रेंथ दिखा ही रहा है। स्टॉक्स लाइक वोल्टास, मुझे ऐसे लगता है कि वोल्टास ने जिस तरह से 650 का लेवल क्रॉस किया है, एंड द ओपन इंटरेस्ट एडिशन ऑन फ्राइडे सजेस्ट दैट देयर इज मोर रूम ऑन द अपसाइड। तो आई थिंक द स्टॉक इज हेडिंग टुवर्ड्स 675। तो वोल्टास और हेवल्स पे भी मैं नजर बना के रखूंगा इस थीम के अंडर। ठीक है, एक बार वोल्टास पे नजर रखिए, हेवल्स पे रखिए। पीडीलाइट तो खैर अच्छा चल ही रहा है, ये रिकॉर्ड स्तरों पर है इस समय, 50 वीक हाई पे है। ये कुछ एक पर्टिकुलर शेयर्स है जो कि कंजम्पशन थीम के हिसाब से अच्छे लग रहे हैं। वेल्सपन कॉर्प के एक बार चार्ट देखेंगे राजेश आप? इनके पास एक ऑर्डर आया है हाथ में। डिम्पी, देखिए वेल्सपन में एक अच्छा कंसोलिडेशन, एक बेस फॉर्मेशन दिखा है लगभग 128 के आसपास, विच इज़ नथिंग बट इज 200 डे में ऑल्सो। तो ये कह सकते हैं कि इसने इसका जो 200 डे में लेवल है वो अच्छे से मेंटेन किया है। इसमें जो इमीडिएट बैरियर था 135 का, तो 135 के ऊपर इसने परसों क्लोज दिया है। हालांकि इसका कैंडलस्टिक पैटर्न देखे तो क्लोज जो है वो बेरिश है। तो मुझे लगता है कि 135 के ऊपर अगर ये कंसोलिडेट करेगा तो डेफिनेटली एक चांस मिलता है कि 150 तक की एक रैली आ सकती है। तो द जिस्ट इज 135 के ऊपर बाय है। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना रहेगा वो 132 का रहेगा, और जो टारगेट रहेगा स्लाइटली पोजिशनल, दैट शुड बी 150। हेमंत, रिलायंस पर हमने राजेश से तो बात की थी, लेकिन जनवरी सीरीज के लिए रिलायंस पर आपका व्यू क्या है हेमंत? क्योंकि देखिए दो चीजें हैं, एक तो इन्होंने फिर से एक बार जो नया टॉक प्लान 2018 के लिए निकाला है, दैट्स अ क्लियर अनाउंसमेंट कि इनकी तरफ से प्राइस वॉर अभी भी जारी रहेगी। और दूसरा, अगर मार्केट को 11,000 का लेवल चेस करना है बजट आने के पहले, तो जाहिर सी बात है कि रिलायंस को भी इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। रिलायंस पर क्या व्यू है हेमंत? देखिए अमीर, रिलायंस में अच्छी चीजें, प्राइस वॉर तो ऐसी आई कांट कमेंट, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जो अच्छी चीजें हो रही हैं डेटा वाइज हो रही है कि 880 का जो पुट है
और 900 का जो पुट है, इसमें राइटर्स स्टार्टिंग ऑफ द सीरीज से खड़े रहते हैं एंड दे आर मेकिंग मनी, दैट मीन्स द बेस इज शिफ्टेड अप। तो वो अगर टेक्निकली जरूर 865 870 का बेस है, बट मेरे हिसाब से 880 एंड 900 पुट राइटर्स आर मेकिंग मनी। आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम दैट इट क्रॉसेस 930 एंड देन इट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स 975 980। तो मेरे ख्याल से स्टॉक, टू आंसर योर क्वेश्चन, स्टॉक ट्रेजेक्टरी इज पॉजिटिव। प्लीज बाय। 900 रुपए का आप एक स्टॉप लॉस रखें और 930 क्रॉस करते ही मेरे ख्याल एक एग्रेसिव रैली शुरू होगी टुवर्ड्स 965 970। आज का सेटअप ठीक है मार्केट के लिए, कोई ज्यादा निराशा वाली बात तो है नहीं। खैर ज्यादातर बाजार बंद है, वॉल्यूम थोड़ा कम रह सकता है, लेकिन इस बीच 30 अंकों का नुकसान है एसजीएक्स निफ्टी पर। लेकिन ये होने के बावजूद भी एसजीएक्स निफ्टी 10,500 दिखा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आज थोड़ा सा सुस्त रह सकता है इंडेक्स, लेकिन फिर भी आज आपको काफी अच्छे शेयर्स मिल रहे हैं और इस सिलसिला में आगे भी बढ़ा रहे हैं सुपरफास्ट फ्यूचर्स के जरिए। बताने से पहले कि किसमें सौदे खड़े करने हैं, पहले ये जान लीजिए किसमें सौदे खड़े करने ही नहीं है, यानी कि आज के वादा बैन वाले शेयर्स। ये लिस्ट सूची बड़ी लंबी है और एक्सपायरी के आसपास है, तो इसलिए बिल्कुल जानिएगा कि इन सीरीज के अंदर ये सौदों से अभी आपको कामकाज नहीं करना है। करीब 9 शेयर आपकी लिस्ट अभी सामने आ जाएगी, जिसमें आईएफसीआई, वोकार्ड, आरकॉम जैसे शेयर्स भी शामिल हैं। डीएलएफ, डीएचएफएल, फोर्टिस, ये कुछ एक ऐसे शेयर्स हैं जो आज वादा बैन के अंदर है। बलरामपुर चीनी के अंदर भी कामकाज आज वादा के तौर पर नहीं होगा। अब आज के वो शेयर्स जिनमें आप एक बार एक्शन देख सकते हैं। हेमंत मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे पूछेंगे आज के शेयर्स, और साथ ही राजेश सतपुते भी आपको कुछ वादा के शेयर्स बताएंगे। हेमंत जी, आपसे शुरू करें। वोल्टास ऑलरेडी आप बता चुके हैं, एक बार मेरे को टारगेट वापस कंफर्म करेंगे। वोल्टास पे आपका टारगेट क्या है और दूसरा शेयर आपकी लिस्ट में आज का कौन सा होगा? देखिए, मेरे हिसाब से जैसे मैंने कहा, वोल्टास में मुझे ओपन इंटरेस्ट बहुत अच्छा एडिशन नजर आ रहा है और स्टॉक ने वापस से 650 के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया। तो आई विल कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 651 एंड अ टारगेट ऑफ 675। दूसरा स्टॉक मैं बोलना चाहूंगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ये भी पीएसयू स्टॉक जिसमें बहुत टाइम के बाद ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिला फ्राइडे को, और आप देखिए स्टॉक हैज मैनेज टू क्रॉस 185। तो मैं वहीं स्टॉप लॉस रखना चाहूंगा 186, जहां से एक छोटा सा ब्रेकआउट आया है, और टारगेट मुझे लग रहा है 194 का। ठीक है, तो एक बार बीईएल 194 का टारगेट है और दूसरा है वोल्टास, इस पे आप ध्यान रख सकते हैं। दोनों सौदों पे टारगेट है। अच्छा हेमंत, आपकी तरफ से आज का ऑप्शन का सौदा कौन सा बनेगा? देखिए, ऑप्शन के अंदर मैंने चूज किया है इलाहाबाद बैंक को। पीएसयू बैंक्स में थोड़ी बाइंग देखने को मिली है फ्राइडे को, उसके अंदर इलाहाबाद बैंक में मैं बहुत अट्रैक्ट हुआ हूं, क्योंकि एक तो स्टॉक हैज मैनेज टू क्रॉस 75 और ऊपर से ओपन इंटरेस्ट बहुत अच्छा एडिशन हुआ है। लेकिन मैं कॉल के थ्रू पार्टिसिपेट इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि पीएसयू बैंक्स कई बार फॉलो अप बाइंग नहीं दिखाते हैं। तो मेरे हिसाब से 77.5 का कॉल लीजिए, बहुत लिक्विड है। 1 से 1.5 रुपए के बीच में आपको एक कॉल मिलेगी। 50 पैसे का मैं स्टॉप लॉस लगाना चाहूंगा, वापस 75 के नीचे अगर जाता है तो। टारगेट मेरा 81 का है, तो जो ऑप्शन का टारगेट होगा वो 3 से 4 रुपए के बीच का होगा। ठीक है, 3 से 4 रुपए का टारगेट रख के एक बार इलाहाबाद बैंक की कॉल खरीदिएगा। ये कॉल है 77 रुपीज 50 पैसा वाली कॉल है। ठीक है, इसी सीरीज की आप ध्यान रखिएगा, 50 पैसे का एक स्टॉप लॉस रखना है। तो हेमंत की यहाँ पे कॉल्स पूरी हुई हैं। पहला वोल्टास, दूसरा बीएल और एक ऑप्शन का सौदा इलाहाबाद बैंक। ये सभी आपने नोट कर लिया होगा। अब जरा राजेश से जानते हैं। राजेश, एक बार यूपीएल तो आप शुरुआत में हमको बता चुके हैं, टारगेट दर्शकों को मैं बता देता हूँ, 758 रुपए का आप दे रहे थे और 720 का एक स्टॉप लॉस है। इसके अलावा और कौन से शेयर है सर? डिम्पी, यहाँ पे 2 शेयर है, एनएमडीसी एंड अरविंद। अगर यहाँ पे जो वीकली एनालिसिस में करता हूँ उसके हिसाब से एनएमडीसी की अगर यहाँ पे बात करें तो जो इसका प्राइस लगभग 1.3% अप है और इसका ओपन इंटरेस्ट जो बिल्टअप है वीकली के हिसाब से लगभग 6% एडिशन है। मुझे लगता है टेक्निकली भी अगर देखो 134 के आसपास इसका टेक्निकल ब्रेकआउट लेवल है, तो बायस इज पॉजिटिव अबाउट 134। ओवरऑल मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है, सो बाय करें। एक छोटा सा स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करें 132 का और टारगेट रहेगा 140
142 का। सेकंड बाय कॉल रहेगा अरविंद। ओवरऑल मुझे लगता है टेक्सटाइल सेक्टर बजिंग है, उसमें से एक पिक करना है तो मुझे लगता है अरविंद अच्छा लगता है, क्योंकि अगर इसका वीकली एनालिसिस करे तो 3.8% इसमें प्राइस का गेन है और जो ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है लगभग 8.5% का बढ़ा है, तो क्लियरली इंडिकेट करता है कि इट्स ए स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट। टेक्निकली अगर इसको देखें तो देखिए अरविंद में जो ब्रेकआउट था वो लगभग 448 के आसपास था। जो प्राइस पैटर्न बताता है यही बताता है कि एक कंसोलिडेशन जो फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट है, इट्स ए कंटिन्यूएशन ऑफ एन अप ट्रेंड। तो मुझे लगता है अगर डिप मिलता है 450 के आसपास तो डेफिनेटली वन कैन गो लॉन्ग। आपका जो स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा वो 440 के आसपास लगाना पड़ेगा। इसका जो टारगेट रहेगा टिल एक्सपायरी दैट विल बी 472। डिम्पी इसका जो पोजिशनल टारगेट बनता है वो लगभग 450 प्लस 40 रुपीज का बनता है, यानी लगभग 490 प्लस का बनता है। तो मुझे लगता है कि अरविंद शुड नॉट बी निग्लेक्टेड। ठीक है, तो लिस्ट हमने और तैयार कर लिया। राजेश के भी कॉल्स आप नोट करें। पहला है यूपीएल 758 का टारगेट है, सेकंड इज एनएमडीसी 142 का टारगेट, थर्ड इज अरविंद लिमिटेड 472 का टारगेट है, और एक बार चाहे तो आप भारत फोर्ज भी देख सकते हैं 744 रुपए का टारगेट है। और जो हेमंत जी के कॉल थे उसमें वोल्टास और बीएल है, और एक इलाहाबाद बैंक की ऑप्शन का सौदा है 77 रुपए 50 पैसे का होगा ये। आप इस कॉल को पकड़िएगा और उम्मीद करते हैं अच्छा फायदा आपको मिल जाएगा। तो वादा की कॉल्स यहाँ पे पूरी हुई है, लेकिन एक और सौदा भी है जो आपको हर रोज एक अच्छा गेन देता है शुरुआती दौर पर ही, वह है आज का टुडेज ट्रेड। आइए वही देखते हैं आज का टुडेज ट्रेड। बताइए रजत, आज का टुडेज ट्रेड कौन सा है? बिल्कुल फिटनेस से जुड़ी कंपनी तलवलकर्स, इस स्टॉक पे नजर रखनी होगी। देखिए ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप है, और मैं अभी इसको वीकली चार्ट्स और मंथली चार्ट से एनालाइज कर रहा था। वो इसलिए क्योंकि अब है ईयरली क्लोजिंग, तो लॉन्ग टर्म चार्ट्स जो ऑल टाइम हाई लेवल्स पे या फिर जो 2017 के उच्चतम स्तर पे हैं, ट्रेडर्स उनमें अगले 4 ट्रेडिंग सेशन हो सकता है पोजीशन ज्यादा बनाते हुए नजर आए। तलवलकर्स एक बेटर कैंडिडेट है। 2017 के उच्चतम स्तर पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और वॉल्यूम शुक्रवार को 2 हफ्ते की औसत से ज्यादा थे। तो वॉल्यूम और प्राइस दोनों ही अगर आप एक्शन देखें तो इस स्टॉक की खरीद को सपोर्ट कर रहा है। अब 334 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि इसके बाद ये मंथली लेवल्स प्रीवियस मंथ के जो हाईज हैं उन लेवल्स को ब्रीच करेगा। 334 के ऊपर सस्टेन कर गया तो बहुत स्मार्टली गेन्स मिलते हुए नजर आएंगे। हाल फिलहाल की रिपोर्ट वेंचुरा सिक्योरिटीज की, उनका तो 2 साल का लक्ष्य 728 का ही है, लेकिन ये बता दो डोमिनेंट पोजीशन पे अपनी कैटेगरी में, अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट पे अपनी पोजीशन और स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो पोजिशनली भी बाय कॉल निकलती है। आज के दिन ट्रेड करते हैं तो 345 का लगा लीजिए टारगेट, और स्टॉप लॉस 324। तलवलकर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। ठीक है, 345 रुपए का टारगेट है तलवरकर्स पे, एक बार आप ध्यान रखें। तो एक एक करके हम आपके सामने सारे सौदे रख रहे हैं, बिल्कुल आराम से एंजॉय कीजिए। ईयर एंडर है, आराम से सभी सौदों के साथ अच्छा पैसा बनाइए। एक ना ल्यूमेक्स ऑटो पे खबर आई थी राजेश, जरा आप चार्ट चेक करेंगे। ये ना लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बिल्कुल मार्केट क्लोज होते होते खबर आई थी कि आईटी की रेट बढ़ी है इनके 6 शेयरों पे अलग अलग जगहों पर। अभी इन्होंने भी, कंपनी ने भी कंफर्म कर दिया कि आईटी की रेट हुई है हमारे ऊपर। ये शेयर आज पुल बैक देगा या फिर और टूटेगा? ल्यूमेक्स ऑटो 13 रुपए के आसपास है ना डिम्पी। देखिए टेक्निकली काउंटर में जो प्रेशर है वो क्लियर कट झलकता है। मुझे नहीं लगता कि टेक्निकली ज़्यादा चलेगा, ज़्यादातर न्यूज़ बेस है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि ये इसका जो टेक्निकल पैटर्न है वो हिसाब से इट इज़ ट्रेडिंग इनटू एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड टेरिटरी। सबसे बड़ी बात है ये वीकली भी ओवरसोल्ड हो चुका है, तो देयर इज ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो डाउन साइड है वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है। तो अगर कॉन्ट्रा प्ले बनेगा तो फॉलोइंग द न्यूज़ तो स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना पड़ेगा वो 12.5 रुपए के आसपास छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करे। इमीडिएट जो टारगेट रहेगा वो लगभग 15 रुपए 50 पैसे का रहेगा। पोजिशनली मुझे लगता है 18 रुपए तक जाने की गुंजाइश है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो बायर के पक्ष में, बट द थिंग इज जो फंडामेंटल हेडविंड्स है तो वो थोड़ा सा आपको ट्रैक करना पड़ेगा। टेक्निकली मैं यही कहूंगा कि बाय ऑन डिप करे, 12.5 का स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो कुछ चीज हम आपके लिए नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे वो खबरों वाले शेयर्स हो, चाहे वो आईटी रेट वाले शेयर्स क्यों ना हो, चाहे वादा के बेहतरीन शेयर्स क्यों ना हो, ये सभी के सभी आपके सामने। लेकिन एक बात और है, 2017 बहुत शानदार साल रहा बाजार के लिए भी, क्योंकि बिजनेस के लिहाज से काफी शानदार खबरें यहाँ पे रही हैं। एक तो टैक्स टेरर रहा, दूसरा नोटबंदी हुई, आधी रात को संसद के अंदर 12 बजे लागू किया गया जीएसटी,
एक ऐसा रेवोल्यूशन दिखा देश के अंदर कि हाँ, आप टैक्स को लेकर कोई खास दिक्कत नहीं रहेगी, अभी दूर हो भी रही है। वहीं दूसरी तरफ एनपीएस ने बोझ से दबे हुए कुछ सरकारी बैंकों को रिकैपिटलाइजेशन का अच्छा खासा पैकेज दे दिया। ये करीब 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास का था, और ऐसा हुआ कि जो पीएनबी ने कभी इतिहास में नहीं किया, वो एक ही दिन में 50% के गेन के साथ कर दिया। तो 2017 बहुत अच्छा रहा इन सभी खबरों के लिहाज से। तो एक बार समेट लेते हैं, आपकी भी यादें थोड़ी ताजा हो जाएंगी। एक बार 2017 के झरोकों से क्या क्या मिल रहा है। चलिए, तो मनीष हमारे साथ हैं और 2017 का एक तरीके से रिवाइंड करने वाले हैं हमारे सामने मेन इवेंट्स का। बताइए मनीष। धन्यवाद। निश्चित रूप से जैसा कि डिम्पी ने कहा कि टैक्स टेरर को जो था, वो जैसे देश को आज़ादी आधी रात को मिली थी, टैक्स टेरर से भी देश को जो है आज़ादी जो आधी रात को मिली थी, और ये एक आयोजन के तौर पे था जब जीएसटी को लॉन्च किया गया था। उस आधी रात को राष्ट्रपति साहब, महामहिम राष्ट्रपति साहब ने, इसके अलावा प्रधानमंत्री साहब ने लंबा चौड़ा भाषण दिया था। देश के तमाम बड़े जो हैं नेता जुड़े थे, सांसद जुड़े थे, तमाम बड़े इकोनॉमिस्ट जुड़े थे, और काफ़ी ज़ोर शोर से जीएसटी को फाइनली जो है, जो मच वेटेड रिफॉर्म था, सालों कहा जाए कि दशकों के बाद इतना बड़ा रिफॉर्म हुआ था, उसको लागू किया गया था। 1 जुलाई से हम फाइनली हमने देखा कि जीएसटी को लागू किया गया। इसके अलग अलग स्लैब लॉन्च किए गए, 0%, 5%, 12%, 18%, 28% तक के अलग अलग जीएसटी के जो है स्लैब लॉन्च किए गए थे। उस आधी रात को प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि जीएसटी जो है गुड और सिंपल टैक्स है। आइए सुनते उन्होंने कहा क्या था। जीएसटी सिर्फ एक टैक्स रिफॉर्म नहीं है, लेकिन वो आर्थिक रिफॉर्म का भी एक अहम कदम है। जीएसटी आर्थिक रिफॉर्म से भी आगे एक सामाजिक रिफॉर्म का भी एक नया तबका, जो एक ईमानदारी के उत्सव की दिशा में ले जाने वाला ये बन रहा है। कानून की भाषा में जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रूप में जाना जाता है, लेकिन जीएसटी से जो लाभ मिलने वाले हैं, और इसलिए मैं ये कहूंगा कि कानून भले कहता हो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, लेकिन हकीकत में ये गुड एंड सिंपल टैक्स है। ठीक है, तो कईयों के लिए गुड्स एंड सिंपल है, कईयों के लिए गब्बर सिंह है, तो जीएसटी बहुत कुछ है कई लोगों के लिए। ये रिकैपिटलाइजेशन को लेकर भी खबर आई थी ना महेश? निश्चित रूप से डिम्पी, और ये एक ऐसा मुद्दा था जिस पर लगातार कहा जाए कि सत्ता पक्ष और विपक्ष, जैसा कि आपने कहा गब्बर सिंह टैक्स, गुजरात चुनाव में इसकी गूंज बहुत सुनाई दी थी, और ये एनपीए भी एक इशू था जिसपे हमने देखा था गुजरात चुनाव में रह रह के इस पर चर्चा होती थी। इस एनपीए की समस्या को सुलझाने के लिए जो है सरकार ने रिकैपिटलाइजेशन का ऐलान किया था। सरकारी बैंकों में बॉन्ड के जरिए बड़ा हिस्से की रिकैपिटलाइजेशन थी, करीब 2 लाख करोड़ से ज़्यादा के रिकैपिटलाइजेशन का ऐलान किया गया था, जिसमें करीब 1,35,000 करोड़ जो है बॉन्ड के जरिए जो है जुटाए जाने थे या उनको रिकैपिटलाइज करना चाहिए था। इस खबर का असर डिम्पी ये था कि एसबीआई में हमने देखा था कि 30% की तेजी देखने को मिली थी, और सबसे बड़ी बात है अगर आप ऑप्शन ट्रेड देखते हैं, उस दिन का कमाल ये था कि 3,000, 4,000, 7,400% तक की रैली हमने देखा था कि बैंकिंग शेयरों में देखने को मिला था। और अंदाजा ये है कि उस आलम ये है, उस तेजी का, कि वो तेजी आज तक नहीं थमी है सरकारी बैंकों में, वो तेजी आज भी जारी है। तो कहीं ना कहीं सरकारी बैंक जो बहुत बड़ी समस्या से जुड़ रहे थे, ये एक बड़ी खबर के तौर पर आया, और कह सकते हैं कि 2017 की यादों के झरोखे में एक ऐसी खबर थी जिसका असर हमने पूरे साल, खासतौर पर लास्ट के 2-3 महीनों में देखा। कैपिटलाइजेशन और जीएसटी, 2 ऐसी खबर थी जो कि 2017 के लिए पूरी तरह से रंग भर के चली गई है, लेकिन ये दिन भर हमारी कवायद जारी रहेगी। न केवल 2 खबरें, बल्कि 2017 के अंदर क्या क्या अहम हुआ, यह आपके सामने होगा।